हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था और पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 पार्ट 5। तो पार्ट 4 और पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था रोबोट टर्मिनोलॉजी। आज भी हम रोबोट टर्मिनोलॉजी जो भी बची हुई है वो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आज हम कंप्लीट कर लेंगे रोबोट टर्मिनोलॉजी सारी, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले अगर रोबोट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक्यूरेसी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, रिपीटेबिलिटी डिस्कस कर लिया है, जॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया है, पेलोड क्या होता है, वर्क वॉल्यूम क्या होता है, पिचिंग क्या होता है, एंड इफेक्टर्स क्या होता है, याइंग, रोलिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसको समझने के लिए प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज़ कंट्रोल रेजोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कंट्रोल रेजोल्यूशन नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल रेजोल्यूशन। तो इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द रोबोट्स पोजीशन कंट्रोल। ये किस चीज़ से डिटरमिन किया जाता है कि रोबोट की स्थिति क्या है, रोबोट की स्थिति का कंट्रोल सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो इट इज़ अ बेसिकली फीडबैक मेजरमेंट सिस्टम। मतलब रोबोट कहाँ कहाँ उसकी स्थिति होगी, कैसे वो मूव करेगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो उसके आधार पे ये वर्क करता है कंट्रोल रेजोल्यूशन। तो बेसिकली ये क्या है, फीडबैक मेजरमेंट सिस्टम है कि हम फीडबैक लेंगे ऐसे सेंसर्स की तरह कि वो कहाँ कहाँ कैसे मूव कर रहा है, कौन कौन सी स्थिति में जा रहा है। तो इट इज़ द कंट्रोलर। बेसिकली ये क्या होता है, कंट्रोलर होता है, नियंत्रक कह सकते हैं, नियंत्रण निकाय होता है। इट इज़ द कंट्रोलर ability to divide the total range of the movement for the particular joint। तो ये कंट्रोलर की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो टोटल जो रेंज है मूवमेंट का किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट के, किसी भी रोबोट का। तो रोबोट में कई सारे जॉइंट्स हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर जॉइंट का मूवमेंट का रेंज कितना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो किस पे निर्भर करता है, कंट्रोलर की क्षमता पे निर्भर करता है। तो कंट्रोलर एबिलिटी टू डिवाइड द टोटल रेंज, तो टोटल रेंज को वो डिवाइड कर देगा कि भाई इतना रेंज जो है इतने इस जॉइंट के लिए है, इतने में वो मूव करना चाहिए, इनटू द इंडिविजुअल इंक्रीमेंट्स दैट कैन बी एड्रेस इन द कंट्रोलर, जो कि कंट्रोलर में पूरा लिखा होता है, एड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल रेजोल्यूशन ये होता है कि कितना एक आपका लिमिट है, कह सकते हैं कि रेंज है, टोटल रेंज को उसमें डिवाइड कर देना हर एक जॉइंट्स का कि एक जॉइंट इतना उसका मूवमेंट होगा, और पर इंक्रीमेंट हर एक बार जो इंक्रीमेंट होगा रेंजेस का रेजोल्यूशन के फॉर्म में होगा। तो आप लोगों को कंट्रोल रेजोल्यूशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, रेंज क्या होता है। रेंज तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ की रेंज है, एक सीमा है। ठीक है, तो रेंज रोबोट की क्या इंडिकेट करता है, लिमिट। तो वही मैंने बोला, सीमा, द लिमिट्स बिटवीन द विच इनपुट कैन वेरी। तो लिमिट जिसमें आपका जो रोबोट का मूवमेंट है, रोबोट का इनपुट है, वो वेरी करेगा जिसके अंदर में, तो वो उसका रेंज कहलाएगा। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज रेंज। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू मतलब कहाँ जो अधिकतम और निम्नतम जो मान होगा रोबोट का कि इतना मूवमेंट हो सकता है या इतना उसका लोड कैपेसिटी हो सकती है, तो उसका रेंज कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पैन। तो बेसिकली स्पैन हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं, ये स्पैन सेंसर्स का होता है, जो रोबोट में सेंसर्स लगे होते हैं। तो स्पैन बेसिकली क्या होता है, स्पैन इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट। तो स्पैन को हम कैसे निकालेंगे, जितना मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपका रोबोट का स्पैन निकल आएगा, सेंसर का स्पैन निकल आएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई थर्मोकपल है, थर्मोकपल भी एक टाइप का क्या होता है, सेंसर होता है। ठीक है, थर्मोकपल जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो उसका जो रेंज हो सकता है वो कितना हो सकता है कि वो मेज़र कर सके 25 से लेके 225 के बीच में। तो ये उसका मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, स्पैन निकल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 225 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। और 200 क्या हो जाएगा, उस सेंसर का या थर्मोकपल का क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा। तो 200 उसका स्पैन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इस तरीके से हम स्पैन को समझ सकते हैं कि स्पैन बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब हम बात करते हैं एरर। एरर क्या होता है बेसिकली, एरर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रुटि। ठीक है, तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो एक कोई स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, कि इतना मुझे मैं कोई काम कर रहे हैं तो इतना हमें उसका जो एम है इतना पाना है, और जो रिज़ल्ट आया है वो कुछ और आया है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एरर क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट माइनस द ट्रू वैल्यू, जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, तो आ रोबोट माइट गिव अ डिस्प्लेसमेंट रीडिंग ऑफ 29.8 mm। मान लीजिए कोई रोबोट है जो डिस्प्लेस कर रहा है कितना, 29.8 mm उसका डिस्प्लेसमेंट है, और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हैड बीन 30 mm। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 30 mm मूव किया, लेकिन वो दिखा कितना रहा है डिस्प्लेसमेंट उसका सेंसर का, 29 दे रहा है। तो एरर कितना हो जाएगा, 29 में से हम 30 को माइनस कर देंगे तो एरर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में 0.2 mm आ जाएगा। दिस विल बी द त्रुटि और एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम एरर को समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रोबोट टर्मिनोलॉजी, दैट इज द नॉन लीनियरिटी। ठीक है, बहुत ही बार ये टर्म यूज भी होगा, आप लोग सुना भी होगा आपने। नॉन लीनियर यानी कि एक रेखा में नहीं है, लीनियर का मतलब एक रेखी होता है, एक ही रेखा में, और नॉन लीनियर अलग, मतलब आरेखी कह सकते हैं। तो नॉन लीनियरिटी इंडिकेट्स द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द एक्चुअल मेजर्ड कर्व ऑफ अ सेंसर फ्रॉम द आइडियल कर्व। तो जैसे मान लीजिए कोई आइडियल कर्व है कि आपका सेंसर ऐसे उसका रिजल्ट ऐसे आना चाहिए, लेकिन इस जो कर्व है, एक्चुअल मेजर्ड कर्व जो आया है उसमें कुछ डेविएशन हो गया आइडियल कर्व से। तो ये आइडियल कर्व था, उसमें कुछ जो हमारा कर्व आया है कुछ ऐसे आया है, तो ये आपका डेविएशन हुआ। तो मैक्सिमम जो डेविएशन होगा वो कहलाएगा नॉन लीनियरिटी कहलाएगा। इसका फिगर मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दिखाई देता हूँ आपको फिगर। तो दिस इज़ ये कह सकते हैं ये आपका आइडियल कर्व है, दिस जो ब्लू लाइन से दिखा रहा है ये आइडियल कर्व है, ये आपका इनपुट और आउटपुट में कर्व खींचा गया है। आइडियल कर्व मतलब हमारा आइडियली ऐसे होना चाहिए, लेकिन मेजर्ड जब किया हमने तो कर्व हमारा कुछ ऐसा आया। तो मैक्सिमम एरर हम देखें तो यहाँ सेंटर पे जो मैक्सिमम डेविएशन था यहाँ पे आया था, तो दिस मैक्सिमम डेविएशन इज कॉल्ड एज नॉन लीनियरिटी। इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नॉन लीनियरिटी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लीनियरिटी बेसिकली क्या स्पेसिफाई करता है, या नॉन लीनियरिटी को हम लीनियरिटी इज स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द नॉन लीनियरिटी। तो लीनियरिटी को हम नॉन लीनियरिटी के परसेंटेज के फॉर्म में हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मान लीजिए नॉन लीनियरिटी परसेंटेज लिखा हमने, तो वो कैसे लिखेंगे, इक्वल मैक्सिमम डेविएशन इन इनपुट, फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन अपॉन मैक्सिमम फुल स्केल इनपुट। तो मैक्सिमम डेविएशन जो मैंने अभी दिखाया आपको, दिस इज अ मैक्सिमम डेविएशन, दिस इज द मैक्सिमम डेविएशन, और अपॉन में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फुल स्केल इनपुट। तो मैक्सिमम फुल स्केल जो इनपुट होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक नॉन लीनियरिटी जो डिफाइन बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 से हमने डिफाइन किया है। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करेगा, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, एकॉस्टिक नॉइज़ हो गया बाहर का, ह्यूमिडिटी हो गया, और या जैसे मान लीजिए मैं अभी वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप बाहर से कुछ नॉइज़ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दैट इज़ द हिंड्रेंस। तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका स्टैटिक नॉन लीनियरिटी। ठीक है, तो होप आप लोग को ये नॉन लीनियरिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीनियरिटी एरर। बेसिकली ये क्या होता है, नॉन लीनियरिटी भी एक टाइप की त्रुटि है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेंसिटिविटी। तो नाम से पता चल रहा है कितना वो सेंसिबल होगा। तो सेंसिटिविटी रोबोट की कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट वैल्यू ऑफ अ रोबोट टू द पर यूनिट चेंज इन द इनपुट वैल्यू। तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट वैल्यू, दैट कॉजेज द आउटपुट चेंज। तो जितना हमने मान लीजिए आउटपुट कुछ ऊपर निकाला तो चेंज इन आउटपुट आया, तो नीचे हम कुछ इनपुट में चेंज लाएंगे तभी आएगा चेंज। तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट जिसने आउटपुट ले आया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जनरल पर्पस थर्मोकपल की अगर बात करें तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है, 41 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हम सेंसिटिविटी किसी भी चीज़ की या किसी सेंसर की कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस बेसिकली एक त्रुटि है, ये भी एक त्रुटि है, एक एरर है। तो हिस्टेरिसिस अगर हम कैलकुलेट करें तो सेंसर के लिए कैलकुलेट करते हैं जो रोबोट में लगा होता है। तो हिस्टेरिसिस इज एन एरर ऑफ अ सेंसर विच इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिफरेंस इन आउटपुट। वो कैसे डिफाइन करेंगे कि आउटपुट में कितना डिफरेंस है एट एनी मेजरमेंट वैल्यू विद इन द सेंसर स्पेसिफाइड रेंज when approaching the point first with increasing and with decreasing the input parameter। तो बेसिकली इसको ये समझें कि हिस्टेरिसिस सेंसर का क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस जो आउटपुट में आ रहा है किसी भी टाइम पे जब हम मेज़र कर रहे हैं सेंसर के स्पेसिफाइड रेंज में, जब आपका जो फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज करके नेक्स्ट पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका फिगर मैं आपको हिस्टेरिसिस एरर कर को पीछे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो हिस्टेरिसिस वैल्यू इज नॉर्मली स्पेसिफाइड एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव परसेंटेज ऑफ द स्पेसिफिक इनपुट रेंज। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में दिखाते हैं इनपुट रेंज के टर्म में। तो हिस्टेरिसिस कर्व ये देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इधर आपका एक्स एक्सिस में हीट है जो कि हीट फ्लक्स है वाट पर मीटर स्क्वायर, और इधर टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसका एक हमने ग्राफ खींचा हुआ है। तो ये जो ग्राफ है सिंपली दिस ब्लू लाइन इज शोइंग एज अ आइडियल कर्व, ये आपका आइडियल कर्व शो कर रहा है। और ये आपका क्या है, ग्रीन लाइन वाला, ये कुछ एरर है, कुछ चेंज आया है, मतलब कुछ डेविएशन है। तो ये जो एरर आया है किसी भी एक पॉइंट पे हमने देखा, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया तो सेम पॉइंट हमने नेक्स्ट कर्व जो दूसरा कर्व आया है उस पर सेलेक्ट किया है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, जो डेविएशन है उसको हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस एरर बोलेंगे। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया। तो स्पेसिफाइड रेंज मतलब कुछ हमने स्पेसिफाइड रेंज लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए होप आप लोग को हिस्टेरिसिस कर्व भी समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं रेजोल्यूशन। तो कंट्रोल रेजोल्यूशन इज अनदर थिंग, और रेजोल्यूशन अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट detachable incremental change of input parameter that can be डिटेक्टेड इन द आउटपुट सिग्नल। तो रेजोल्यूशन क्या है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको अगर हम इनपुट में चेंज करें, मान लीजिए कोई आपका हमारा हम करते क्या है, बेसिकली एक इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद हमारा कुछ आउटपुट आता है। ठीक है, तो इनपुट में मान लीजिए कुछ हमने स्मॉल सा चेंज किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में जो चेंज आया है आउटपुट सिग्नल में, वो उसका क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो रेजोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आइदर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द फुल स्केल रीडिंग और इन एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म के भी टर्म में लिख सकते हैं या फुल स्केल के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें, एक सेंसर होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर LVDT सेंसर। इट मेजर द डिस्प्लेसमेंट अप टू 20 mm, ये कितना डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता है 20 mm तक। एंड इट प्रोवाइड्स एन आउटपुट एज अ नंबर बिटवीन 1 से 100 के बीच में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो रेजोल्यूशन सेंसर का कितना हो जाएगा इस डिवाइस का, 0.2 mm हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना शो करता है, 0.2, लेकिन आउटपुट हम किस में दिखाएगा, नंबर्स के फॉर्म में, 1 और 100 के फॉर्म में। तो उसका रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा, बेसिकली 20 जितना ये डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है अपॉन में जितना इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, तो 20/100 0.2 mm हो जाएगा। तो अब आप लोग को ये रेजोल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी नाम से पता चल रहा है स्थिरता। स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सेंसर डिवाइस टू गिव द सेम आउटपुट व्हेन यूज्ड टू मेजर अ कांस्टेंट इनपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे मान लीजिए कोई सेंसर है, ठीक है, और कांस्टेंट टाइम से लगातार जो है कोई इनपुट उसको मिल रहा है, कांस्टेंट इनपुट मिल रहा है सेंसर को, और वो सेम आउटपुट दे रहा है बार बार, तो वो उसकी ये सेम आउटपुट देने की क्षमता है, एबिलिटी क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी कहलाती है। कि हमने इनपुट बार बार सेम देने के भी, कांस्टेंट इनपुट देने के बाद भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो सेम आउटपुट दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। अब हम इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द चेंज इन आउटपुट दैट अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, जो चेंज होता है किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में, हम कांस्टेंट इनपुट दे रहे हैं और फिर भी चेंज हो जा रहा है, तो वो कहलाता है ड्रिफ्ट। तो स्टेबिलिटी का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट होता है। तो अब आप लोग को ये स्टेबिलिटी और ड्रिफ्ट का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, डेड बैंड और टाइम। तो डेड बैंड को हम टाइम भी बोलते हैं, डेड टाइम भी बोल सकते हैं, डेड बैंड भी बोल सकते हैं, डेड स्पेस भी बोल सकते हैं। तो डेड बैंड और डेड स्पेस किसी भी ट्रांसड्यूसर या फिर सेंसर का क्या होता है, इट इज़ द रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच देयर इज नो आउटपुट। तो एक ऐसा समय होता है जब हम मान लीजिए इनपुट दे रहे हैं लेकिन कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो वो जो समय होता है, जो स्मॉल टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेड बैंड। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल हमने लिया, कोई मशीन को हम ऑन करते हैं, वो तुरंत वो आउटपुट नहीं देने लगती है। तो जितने समय तक वो आउटपुट नहीं दे रही है, वो समय क्या कहला रहा है, डेड बैंड या फिर डेड टाइम कहलाएगा। ठीक है। तो डेड टाइम अगर सेंसर डिवाइस की बात करें, इट इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट अंटिल द आउटपुट बिगिंस टू रिस्पॉन्ड और चेंज। जब तक आउटपुट नहीं मिल रहा है तब तक का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड एज डेड बैंड या फिर डेड टाइम। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम। नाम से पता चल रहा है रिस्पॉन्ड कितनी देर में करेगा। तो रिस्पॉन्स टाइम डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द चेंज इन आउटपुट ऑन अ स्टेप वाइज चेंज इन द मेजरेंट। तो रिस्पॉन्स टाइम का क्या मतलब हुआ कि कितनी तेजी से जो आउटपुट आपका चेंज हो रहा है। मान लीजिए कुछ हमने इनपुट दिया, मेजरेंट दिया, मेजरेंट का मतलब होता है इनपुट। इनपुट में मान लीजिए स्मॉल चेंज हमने किया, तो आउटपुट में कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम। मतलब कितनी तेजी से वो कोई भी चीज़ रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे मान लीजिए हमने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया, तो तुरंत वो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो तुरंत वो रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बाइक को स्टार्ट किया, एक कार को स्टार्ट किया, तो कितनी जल्दी से वो रिस्पॉन्ड दे रही है, तो वो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो इट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विद द इंडिकेशन ऑफ द इनपुट स्टेप एंड आउटपुट रेंज फॉर विच द रिस्पॉन्स टाइम इज डिफाइंड। तो होप आप लोग को ये रिस्पॉन्स टाइम भी समझ में आ गया होगा। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई स्टूडेंट्स। तो आज हमने सारे टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर लिए हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए रोबोटिक्स के ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा के रखें, और साथ ही साथ घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, जो भी असाइनमेंट दिया गया है उसको कंप्लीट करें। और मैं आपका ऑनलाइन वाइवा भी लूँगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ताकि आपका जो इंटरनल एवेल्यूशन होने हैं वो जल्दी आपको मार्क्स भी लगाने हैं, तो वो मार्क्स भी आपको मिलेंगे उसके ही आधार पे। तो स्टूडेंट्स घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।